इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है टू अपोज, OPPOSE, यानी कि अवरोध या कह सकते हैं रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर आप ले लेते हैं सपोज करिए और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कराते हैं यह जो कंडक्टर होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यह इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में एक अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है। उसी रुकावट या अवरोध को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, तो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ material of the conductor by which it opposes the flow of electricity through it। ये तो होगा डेफिनेशन, यानी सिंपली जो रुकावट उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वही उसका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है, इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है और V/I के रेशियो के इक्वल होता है। तो R की जो वैल्यू होती है V/I, कहाँ से आया, तो फ्रॉम द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से सिंपली इसकी वैल्यू आपको मिलती है। अब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ये मिल रहा है तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो होता है वो उस मटेरियल के या कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। अगर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सेकंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब हुआ कि एक अगर आप कंडक्टर लेते हैं सपोज करिए, तो इसके लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट रो हम यूज करें तो रो L/A, एंड दिस इज द सेकेंड फार्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो फार्मूला आपको मिला है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है जो इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है, जो लेंथ और एरिया पर बेस्ड है। इसमें रो जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसके लिए, तो उस कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की ये रेजिस्टिविटी होती है। वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और रो एक्चुअल में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर रो की वैल्यू m/n/e² टाउ के इक्वल होता है। और ये जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं। तो रो उस मटेरियल पर डिपेंड करता है।
तो अगर हम इक्वेशन 2 से देखें तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर एक कंडक्टर आप लेते हैं तो उसके लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और किस मटेरियल का बना है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इस तरीके से गोल्ड, ये किस मटेरियल के यानी सिल्वर वगैरह जो भी मेटेलिक पोर्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ आर जो होगा वो किस में आप इसको मेजर करेंगे, तो ओम्स लॉ के अनुसार V बाई आई के इक्वल होता है। तो V को हम वोल्ट में मेजर करेंगे और I को एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा, या इसी को शॉर्ट में ओम कहा जाता है, जिसको हम इस तरीके से सिंबल के रूप में बनाते हैं। सेकंड थिंग, इसका पिक्टोरियल डायग्राम जो होता है, पिक्टोरियल डायग्राम यानी अगर हम कहीं पर रेजिस्टेंस को सर्किट में अगर बनाना होगा तो इस तरह से जिग-जैग लाइन के रूप में दिखाते हैं। ये बताता है जैसे कि कहीं पर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो तो चलने में परेशानी होती है, तो ठीक उसी तरह से जिग-जैग ऐसे आप बना देंगे वायर को, तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए तो ये जो है फॉर कांस्टेंट रजिस्टर के लिए होता है। इसका जो है रेजिस्टेंस फिक्स होता है, यानी कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम ऐसे ही बना करके सिंबल और इसमें एक एरो बना दें तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो एरो बता रहा है कि हम जितना चाहें उसके अकॉर्डिंग हाई या लो रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, तो उसका सिंबल एरो से। और जो फिक्स रेजिस्टर होते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इस बेसिस पर रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है इसको आप कह सकते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, विच फॉलो द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल एट लो टेम्परेचर, ये ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। इस तरीके से जो भी मेटेलिक पोर्शन तो लो टेम्परेचर पर वो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। अब कैसे चेक करेंगे कि ओमिक रेजिस्टेंस है वो, तो अगर हम V वर्सेस I के बीच ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट x एक्सिस पर और y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस V को अगर नोट करें, और अगर एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से होकर के पास कर रही है, इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वह रजिस्टर ओमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि वह ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरे टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, वह आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, यानी ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो न करें। तो इसके बीच अगर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे V और I के बीच, तो आपको स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होता हुआ नहीं आपको मिलेगा, कर्व टाइप का मिलेगा। तो सेकंड जो है वो आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। हाउ टू चेक इट? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, इट मीन्स डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ये जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ओम्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कैसे आप चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये मेटल
एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर अगर कोई मेटेलिक पोर्शन, तो जैसे जैसे करंट फ्लो होती जाती है, कोई अगर आप वायर लेते हो तो धीरे धीरे वो हीट होता जाता है, गर्म होता जाता है और उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाता है। इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर जो मेटल होते हैं वो नॉन ओमिक हो जाते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं डायोड के लिए। थर्ड, ट्रायोड। तो ट्रायोड वाल्व, डायोड वाल्व, ये जो होते हैं VALVE, ट्रायोड वाल्व। तो ये जो होते हैं डायोड वाल्व हुए, ट्रायोड वाल्व हुए, पीएन जंक्शन। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। इस तरीके से ये जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको बताया ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में अगर आप V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन न मिल करके एक कर्व आपको मिलेगा। और इसमें इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। अगर Y एक्सिस पर V को और X एक्सिस पर I को प्लॉट करते हैं तो या तो इंक्रीज करता जाएगा या तो डिक्रीज करता जाएगा, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो रेंडमली आपको एक तरह से सिंपली ऐसे समझिए। तो ये जो है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। लिक्विड जो होते हैं वो भी नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। दिए गए हैं करके फाइंड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 2:2:2 सेंटीमीटर क्यूब एंड हैव रेजिस्टिविटी 4.010⁻⁴ ओम मीटर। इसका मतलब कि एक ऐसा आपको कंडक्टर दिया गया है जो क्यूब के शेप का है। दिस कंडक्टर इज क्यूबिकल शेप। तो क्यूबिकल शेप में है अगर, जिसका लेंथ भी 2 का है, ब्रीथ भी 2 का है, हाइट भी 2 सेंटीमीटर की है और इसकी रेजिस्टिविटी रो आपको दिया हुआ है 4.010⁻⁴ ओम मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो अगर करंट एक डायरेक्शन से इंटर करे और दूसरे फेज से बाहर निकले तो करंट के परपेंडिकुलर जो होता है ये आप क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हो जाएगा 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 4×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपने इसका निकाल लिया। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, R = ρL/A। रो दैट इज 4.010⁻⁴ हो जाएगा। लेंथ, तो इलेक्ट्रिसिटी एक फेज से इंटर कर रही है, दूसरे से निकल रही है, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2×10⁻² हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर देखिए 4 × 10⁻⁴। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, केवल बचा 2। इट मीन्स 2 × 10⁻² ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कंडक्टर के केस में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आपको प्रिकॉशन रखना है कि करंट जिस डायरेक्शन से इंटर करती है उसके परपेंडिकुलर वाला सेक्शन एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाएगा। और करंट के डायरेक्शन में उसको पार करने में जितना लेंथ चलना पड़ेगा वो कंडक्टर का लेंथ लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें लेंथ 2 हो जाएगा, एरिया इतना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर तो ग्राफिकल मेथड से दिया हुआ है।
एक यहाँ पर ग्राफ में दिया हुआ है V वर्सेस I, V वोल्ट में दिया है, I मिली एम्पियर में दिया है। कह रहे कि ग्राफिकल मेथड से रेजिस्टेंस बताइए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी हो तो देख लेंगे कि करंट में कितना चेंजिंग हो रहा है और वोल्टेज में कितना। तो वोल्टेज बताएगा y एक्सिस पर तो डेल्टा V और इस एक्सिस पर डेल्टा I आप ले लेंगे। वोल्टेज में कितना चेंजिंग हुआ है, 10 से 20 हुआ है तो 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए। और करंट में कितना चेंजिंग हुआ है, 2 से 4 हुआ है तो 4 माइनस 2, ये मिली एम्पियर में है तो 10 पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 10/2 10⁻³ तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, यानी 5 10⁻³ ओम। तो ग्राफिकल मेथड से आप 2 पॉइंट आप ले लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग आई में चेंजिंग ले लेंगे डेल्टा आई, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेल्टा भी ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा भी में डेल्टा आई से डिवाइड कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल हमने बताया, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और एक ओम्स लॉ के बेसिस पर।